नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कुसमायोजन का, माल एडजस्टमेंट का। क्या होता है माल एडजस्टमेंट और कुसमायोजन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे समायोजन की विधियों की, और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कुसमायोजन की। ठीक है, देखिए कुसमायोजन क्या है, तो बहुत सिंपल है। कुसमायोजन क्या है, तो ये समायोजन की एक विपरीत स्थिति है या विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है, ये समायोजन की विपरीत प्रक्रिया है। जस्ट अपोजिट ऑफ एडजस्टमेंट इज माल एडजस्टमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार हम लोगों ने वहाँ देखा था गेट्स ने क्या कहा था, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गेट्स एवं उनके जो भी कंपेनियन थे उन्होंने क्या कहा है कि असमायोजन क्या है, व्यक्ति और उसके वातावरण के मध्य में क्या है, असंतुलन की स्थिति होती है। ठीक है, असंतुलन की क्या करता है, ये उल्लेख करता है। वहाँ पे क्या बोलते थे कि वो चूंकि वहां पे क्या था कि संतुलन की स्थिति होती थी, समायोजन या एडजस्टमेंट, लेकिन माल एडजस्टमेंट क्या है, तो ये है असंतुलन की स्थिति। ठीक है, गेट्स व अन्य के अनुसार क्या है, असमायोजन या कुसमायोजन। ठीक है, असमायोजन या कुसमायोजन असमायोजन या कुसमायोजन क्या है, व्यक्ति और उसके वातावरण, व्यक्ति व उसके वातावरण में असंतुलन। ठीक है, व्यक्ति और उसके वातावरण में क्या करता है, असंतुलन की व्याख्या करता है। एक तरह से असंतुलन की क्या है, उल्लेख करता है, या एक असंतुलन की स्थिति होती है किसके किसके बीच में, वातावरण में और व्यक्ति में। ठीक है, तो ये है आपका क्या हो गया, कुसमायोजन या जिसको असमायोजन भी बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं असमायोजन या कुसमायोजन के लक्षण। ठीक है, कुसमायोजन सिम्टम्स ऑफ माल एडजस्टमेंट। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या क्या है। पहला जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है कि निरंतर क्या बनी रहती है, चिंता या दुश्चिंता बनी रहती है। मतलब सतत क्या होगा, एंजाइटी का स्टेट होगा। आप देखेंगे जो भी एडजस्टेड पर्सन नहीं होते हैं उनमें हमेशा एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब क्या होता है, उसमें बना रहता है। ठीक है, मतलब निरंतर दुश्चिंता की अवस्था होती है, उसमें बने रहते हैं, उसको देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बेसिस पे सिम्टम्स क्या होता है कि इसके बेसिस पे आप पहचान कर सकते हैं कि कोई पार्टिकुलर व्यक्ति या कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट है वो समायोजित नहीं है या फिर वो कुसमायोजित है। ये तब पहचान में आता है जो सिम्टम्स होते हैं उसी के आधार पे। ठीक है,
तो ये क्या है, लक्षण है किसके, कुसमायोजित व्यक्ति या कुसमायोजित विद्यार्थी का। ठीक है, निरंतर क्या हो गया, दुश्चिंता। दूसरा क्या होगा, तनाव की स्थिति में होगा, वो हमेशा वो क्या होगा, स्ट्रेस के सिचुएशन में होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, तो उसमें क्या होती है, घृणा या का भाव उसमें हमेशा बना रहेगा। ठीक है, घृणा का भाव रहेगा, वो किसी से भी क्या करेगा, वो हमेशा घृणित ही रहेगा, किसी से भी हमेशा वो इवन क्या करेगा, किसी को भी देखेगा जो उसके कह सकते हैं कि अपने बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, उनके साथ भी एक तरह से वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे लगाव नहीं शो कर पाते हैं। ठीक है, या फिर अगर थोड़ी भी क्या होगी, ऊंच नीच हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी भी गलतियां अगर किसी से होगी तो उससे वो क्या करेगा, इजली क्या करने लगेगा, घृणा करने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या होता है, तो अगला होता है कि उसमें भय हमेशा बना रहेगा। ठीक है, भय की भावना होगी उसमें, उसमें क्या होगा, हीन भावना होगा। ठीक है, भय तो बना रहेगा, भय व डर रहेगा उसमें बना हुआ सदैव देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उसके बाद उसमें आपको देखने को मिलेगा हमेशा हीन भावना। ठीक है, अपने बारे में वो हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहेगा। ठीक, एक तरह से हीन भावना के कारण ही क्या होता है, उसमें निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, मतलब कि नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। ठीक है, अपने बारे में वो हमेशा नकारात्मक विचार बनाएगा। ठीक, और इन्हीं नकारात्मक विचार की वजह से क्या होते हैं, उसमें कई तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक विचार अपने बारे में बनाएगा कि वो कभी भी इस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं सकता है, उसमें ही कुछ कमी है जिसकी वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, वो हमेशा निगेटिव थॉट्स में ही क्या रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कई तरह के आपको मानसिक व व्यवहारिक क्या करेंगे, लक्षण शो करेंगे वो। ठीक है, कई तरह के लक्षण आएंगे, जिसमें व्यवहारिक लक्षण है कि वो उसका बिहेवियर जो है उसमें चेंजेज हो जाते हैं, वो बिहेवियर एप्रोप्रिएट नहीं रहेंगे, जो भी परिस्थिति होती हैं या फिर जो भी सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर नहीं रह पाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, कुसमायोजन की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो उसमें कई तरह के गुस्सा आने लगेंगे, उसमें भगनासा उत्पन्न हो जाएगा, जो हम लोगों ने देखा था फ्रस्ट्रेशन, वह क्या होगा, गुस्सा उसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, आने लगेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, कुछ लक्षण है। इसके साथ ही साथ क्या होंगे, उसमें वो क्या हो जाएगा, एक और लक्षण उसमें आ जाएगा, एकांत प्रिय रहेगा वो। ठीक है, वो हमेशा एकांत में रहने की कोशिश करेगा, पब्लिक प्लेस पे नहीं आएगा, मित्रवत व्यवहार वो नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये कुसमायोजन के कुछ लक्षण होते हैं। वो हमेशा क्या होंगे, इरिटेट होते रहेंगे। ठीक है, हमेशा इरिटेट होते रहेंगे। एक होता है ना कि एनवायंस आ जाते हैं उसके बिहेव में, तो ये सब क्या होते हैं, कुसमायोजन के लक्षण होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे ही क्या होंगे, वो इरिटेट हो जाएंगे, वो खींचने लगेंगे। ठीक है, उसमें बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या हो गए, कुछ लक्षण होते हैं किसके, कुसमायोजन के। आइए कुछ कारण देख लेते हैं, कुसमायोजन के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देखा क्या हो गया, कुसमायोजन के लक्षण हो गया। अब आते हैं हम लोग कारण देख लेते हैं कि कुसमायोजन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे कुसमायोजन पढ़ रहे हैं, तो ये कुसमायोजन किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, उसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट के कारण जो भी होते हैं वो अगर कोई एडल्ट हैं, वयस्क हैं, उसके लिए भी यही सब कारण होंगे, लेकिन हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ स्कूली फैक्टर्स को भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो भी कारण होते हैं, क्योंकि स्कूल बच्चों के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है, कुसमायोजन के कारण।
कुसमायोजन के कारण कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट। ठीक है, आइए कुछ कारण देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पहला कारण है जिसमें हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत कारण। ठीक है, व्यक्तिगत कारण जिनको क्या बोलते हैं, पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स ना करके कॉजेज कर दीजिए या कारण करिए, बात एक ही है। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्या होता है व्यक्तिगत कारण में कि आपका जो मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है वो कैसा है, वो भी क्या होता है, कारण बन जाता है किसका, कुसमायोजन का। ठीक है, आपको किसी तरह का मानसिक विकार तो नहीं है, मानसिक व शारीरिक विकार अगर होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से आपका क्या होगा, समायोजन प्रभावित होगा, आप कुसमायोजित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं आपकी मनोवृत्ति कैसी है। ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन में जाते हैं तो आप किस तरह का मनोवृत्ति रखते हैं, किसी भी परिस्थिति या जो परिस्थिति में फैक्टर्स हैं उसके प्रति आपकी मनोवृत्ति क्या है, वो भी क्या करता है, कुसमायोजन का कारण होता है। अगर बेहतर नहीं होगा मनोवृत्ति, आप एक रिजिड एटीट्यूड बना करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे कुसमायोजन बढ़ेगा। ठीक है, कम नहीं होगा। तो मनोवृत्ति होती है, साथ ही साथ आपका आपकी भावनात्मकता किस तरह की है, आपकी जो भावनात्मक जो आपके कह सकते हैं विकार होते हैं वो भी क्या होते हैं, कुसमायोजन के कारण होते हैं। ठीक है, ये भावनात्मकता या फिर भावनात्मक विकार ये भी क्या करते हैं, एक कारण है किसका, कुसमायोजन का। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे, पर्सनल फैक्टर्स थे। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो फैक्टर्स हैं उसको बोलते हैं पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण कॉजेज। ठीक है, पारिवारिक कॉजेज फैमिली फैक्टर्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं कि फैमिली में एक बच्चे की आवश्यकताओं का पूर्ति न हो पाना। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना, आवश्यकताओं से मतलब होते हैं कि हर तरह की नीड, एक अफेक्शन होनी चाहिए, बच्चे को मिलनी चाहिए फैमिली में, जो लाड़ प्यार मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए, वो तमाम चीज़ों की कमी अगर होती है तो उसकी वजह से भी एक बालक क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। ठीक है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना। ठीक है, ये हो गया। दूसरा होता है कि अगर माता पिता जो होते हैं उनके बीच में अगर किसी तरह की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतलब कि पारिवारिक, और सिर्फ माता पिता में नहीं, अगर ज्वाइंट्स फैमिली है तो उसमें जितने भी सदस्य हैं उनके बीच में अगर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो भी क्या होता है, एक तरह से समायोजन का कारण बनता है। ठीक है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, माल एडजस्टेड हो जाते हैं, तो पारिवारिक जो लड़ाई झगड़े होते हैं, संघर्ष या कलह होती हैं वो होंगी। तीसरा जो कारण है वो होता है माता पिता का अलग होना या न होना। ठीक है, देखिए माता पिता का अलग होना मतलब कि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जहाँ पे क्या होते हैं,
पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, माता पिता अलग अलग रहने लगते हैं, ठीक है, या फिर डाइवोर्सी जो होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर नहीं होना, या किसी कारण से उनकी एक्सीडेंट हो गई है, डेथ हो गई है, बालक अकेले रह रहा है, तो वैसे कंडीशन में या फिर किसी केयर टेकर के अंडर में वो उसकी देखभाल हो रही है, वो रह रही है या रह रहा है, तो वैसे कंडीशन में भी क्या होता है, उसमें कुसमायोजन के जो भी कह सकते हैं कि कारण हैं वो आने लगते हैं और कुसमायोजित बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ फैमिलियल फैक्टर हैं, कुछ फैमिली रिलेटेड फैक्टर हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सोसाइटल फैक्टर या सामाजिक, जिसको कह सकते हैं कि सामाजिक कारक। सामाजिक कारण भी हैं, जैसे सामाजिक कारण में क्या होता है कि आपकी संस्कृति कैसी है, आप किस संस्कृति में पले बढ़े हैं, ठीक है। तो संस्कृति भी क्या होती है, आपके कह सकते हैं कि समायोजन या कुसमायोजन के कारण हो सकते हैं, ठीक है। एक जैसी संस्कृति में आप पले बढ़े, दूसरी संस्कृति में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप इजिली समायोजित नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या फिर आप कुसमायोजित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये संस्कृति हो गई। भाषा के कारण भी होता है, भाषा भी होता है, ठीक है। भाषा के बाद क्या होता है कि अगर क्षेत्रीयता से आप ग्रसित हैं, आप किसी एक क्षेत्र के हैं या एक क्षेत्र में रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, क्षेत्रीय कारण भी होता है, जिसकी वजह से आप माल एडजस्टेड हो जाते हैं या फिर कुसमायोजित हो जाते हैं, ठीक है। धार्मिक कारण भी होता है कि आप मान लीजिए किसी धर्म विशेष से बिलोंग करते हैं और आपको ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे आपके धर्म के लोग नहीं रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो वैसे कंडीशन में भी क्या होता है, आप कुसमायोजित होने लगते हैं, कुसमायोजित हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आप बेहतर समायोजित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। धार्मिक कारण होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, आर्थिक कारक कारण भी होते हैं कि आप के पास रिसोर्सेज नहीं है या फिर पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास संपत्ति नहीं है, इसकी वजह से भी क्या होता है, आप कहीं भी क्या होते हैं, आर्थिक कारण की वजह से ही क्या हो जाते हैं, कुसमायोजित होने लगते हैं या समायोजित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आर्थिक कारण होते हैं। इसी में और भी कारण हो सकते हैं, जैसे आपके सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी में बने हुए नॉर्म्स रूल्स कैसे हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, आपके सामाजिक कारक में ही आते हैं, ठीक है। चलिए अगला कारक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला कारक है जिसको बोलते हैं विद्यालयी कारक। विद्यालयी कारण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉजेज की बात कर रहे हैं हम लोग, फैक्टर्स की नहीं, ठीक है। तो विद्यालयी कारण मतलब स्कूली कारण होंगे। स्कूल में क्या होते हैं कि वातावरण स्कूल का कैसा है, आप मान लीजिए कि ऐसे वातावरण से आ रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फ्री मिला हुआ है, आप खुद से पढ़ाई करते हैं, खुद से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन आप जब स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा वातावरण मिला जहाँ पे आपके साथ बच्चे जो हैं आपके आसपास में, वो आपके साथ बेहतर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या फिर टीचर ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो वातावरण भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, विद्यालयी वातावरण, ठीक है। वातावरण की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि विद्यालयी कारण में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विद्यालयी वातावरण होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विद्यालयी वातावरण के बाद कि शिक्षक कैसे हैं, ठीक है। शिक्षक आपके, अगर मान लीजिए शिक्षक आपको मिल गया कैसा, अथॉरिटेटिव, कि वो बहुत ज़्यादा मतलब अपना अधिकार ही बता रहा है, वो हिटलरवादी सोच के अगर मिल गए, तो वैसे कंडीशन में भी क्या होता है, आप कुसमायोजित हो जाते हैं, ठीक है। या फिर शिक्षक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं। आप देखते होइएगा बहुत जगह ऐसे देखने को मिलता है कि शिक्षक क्या होते हैं, पक्षपाती हो जाते हैं। जो अच्छे जवाब देने वाले बच्चे होते हैं, शिक्षक सिर्फ उसी पे ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन शिक्षक को क्या करना है, जो नहीं पढ़ पा रहा है उसको पढ़ाना, ये शिक्षक का मेन काम है। जो खुद से पढ़ ले रहा है उसके लिए तो शिक्षक को ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है कि चलो भाई वो तो खुद से पढ़ ले रहा है, ठीक है, वो या खुद से वो मेहनत करके, या खुद से वो इतना कैपेबल है, इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद से चीज़ों को कर ले रहा है। तो शिक्षक को उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रेगुलेट करना है। लेकिन शिक्षक को ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, जो बालक खुद से नहीं कर पा रहा है या पढ़ाई में पीछे रह जा रहा है,
तो शिक्षक की मेन भूमिका क्या बनती है कि शिक्षक उसको क्या करें, समझने की कोशिश करें कि क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बेहतर नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार अगर शिक्षक करेगा तो इससे भी क्या होंगे, बच्चे कह सकते हैं कि समायोजित नहीं हो पाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि अगर दोषपूर्ण, ठीक है, दोषपूर्ण विधि है, शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम। देखिए, पाठ्यक्रम का जब भी निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे आपको हर स्टूडेंट के बच्चों को ध्यान में रख करके करना होता है, न कि आप पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे जिस समय तैयार करेंगे उस समय सिर्फ और सिर्फ जो आपके क्लास के अच्छे स्टूडेंट हैं, जो एक बार में ही चीज़ों को समझ जाते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं करेंगे, फॉर्मेशन नहीं करेंगे। आपको हर बच्चे को ध्यान में रख करके ही क्या करना है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है। ऐसी शिक्षण विधि अप्लाई करनी है जिससे कि हर बच्चे कंफर्टेबली क्या कर सके, पढ़ाई कर सके, समझ सके चीज़ों को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस ढंग से क्या होते हैं, अगर आप इसको देखें, अगर ये कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे कुसमायोजित रह जाते हैं, ठीक है, या हो जाते हैं, अगर इन्हीं कारणों को बेहतर कर दिया जाए तो हो सकता है कि जो बालक है वो क्या हो जाएंगे, बेहतर ढंग से कहीं भी एडजस्ट कर जाएंगे या बेहतर ढंग से क्या हो जाएंगे, वो समायोजित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, आपका कुसमायोजन था। अब हम लोग बात करते हैं कि समायोजन की प्रक्रिया के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, स्कूल को क्या करना चाहिए। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है, समायोजन के कारण, समायोजन क्या होती हैं, उसके कारण क्या है, ये सब आप लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं समायोजन में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसकी बात हम लोग आगे कर लेते हैं। समायोजन में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो शिक्षक को ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि क्लासरूम में कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेहतर ढंग से समायोजित नहीं हो पाए हैं। ठीक है, जो अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे आते हैं बाहर से जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है शिक्षक को कि ये बच्चे हैं जो नए हैं, बाहर से आए हैं, तो सबसे पहले उसको आपको क्या करना है, समायोजित करना है। ठीक है, उसके साथ आप इस ढंग से पेश आए कि बच्चे आपके साथ क्या हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, वो क्लासरूम में आने से किसी तरह का उसको झिझक ना हो, किसी तरह का उसको हेजिटेशन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहचानने की कोशिश करिए कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो नए हैं या फिर जो क्लासरूम में आने में जिनको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी नए बच्चे आते हैं उसके साथ पहले क्या करना है, आपको रैपो बनाने की कोशिश करना है। पहले उसके साथ बातें करिए, थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करिए, ये ध्यान रखना है शिक्षक को। चलिए देखते हैं कि बच्चों को सबसे पहले क्या करना है आपको, कि उसमें सकारात्मक क्या करना है, एटीट्यूड डेवलप करना है। ठीक है, सकारात्मक, सबसे पहले तो सकारात्मक एटीट्यूड या अभिवृत्ति का विकास करना है। और ये तब होगा जब आप उससे बात करेंगे, जब उसको थोड़ा टाइम देंगे, उसके साथ आप कहाँ से हैं, इससे पहले क्या करते थे, या थोड़ा बहुत उससे बातें करें, जिससे कि बच्चा आपको एज ए टीचर न समझ करके वो एक तरह से एज क्या समझे कि हम ग्रुप ही हैं, एज ए क्या समझे वो कि हमारे फ्रेंड हैं। ठीक है, तो इस ढंग से उसको क्या करना है, एटीट्यूड का डेवलपमेंट उसमें करना है। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद उसको क्या करना है, दिशा निर्देशन भी समय समय पे देना है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि
निर्देशन वो परामर्श का प्रयोग करते रहना चाहिए शिक्षक को बीच बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, उपचारात्मक एवं व निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी है बच्चे के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है जो समायोजित नहीं हो पा रहा है या कुछ परेशानियां हो रही हैं, तो उसके लिए उपचारात्मक व निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको उचित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी है, ठीक है। हो सकता है कोई बालक ऐसा है जिसको ज़्यादा या एक्सेस ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती हो चीज़ों को सीखने या समझने के लिए, तो उसके लिए भी क्या करना है, आपको उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। साथ ही साथ क्या करनी है आपको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है बच्चों से, ठीक है। शिक्षक को हमेशा क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे को हमेशा आप क्या करें, व्यंग देते रहें या व्यंगात्मक टोन में उससे क्या करें, बातें करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, व्यंग से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट होना चाहिए। तो अगला क्या होता है कि आपको समय समय पे और उचित तरीके से प्रशंसा व अभिप्रेरणा का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है। बच्चे को हमेशा क्या करें, मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ टेक्निक का यूज करिए, उसको हमेशा क्या करिए, अभिप्रेरित करने की कोशिश करिए। अगर बच्चा कुछ सही करता है तो उसके लिए उसकी प्रशंसा जरूरी होती है, ठीक है। नहीं तो अगली बार से क्या होगा, बच्चा कुछ भी अच्छा करने के लिए वो इंस्पायर्ड नहीं हो पाएगा कि हाँ भाई अच्छा करने से भी क्या फ़ायदा, जब कोई भी उसके कार्य के लिए कोई उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए समय समय पे क्या है, प्रशंसा और अभिप्रेरणा का बेहतर प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है उचित वातावरण की व्यवस्था, ठीक है। जब भी बच्चा पढ़ाई करना शुरू करे, कोशिश करिए कि वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो। अगर गर्मी का दिन है तो बेहतर वहाँ पे क्या हो, पानी की व्यवस्था हो, पानी के साथ साथ लाइट की व्यवस्था हो, हवा अच्छी हो। तो ये सब आपको क्या करना है, अच्छी व्यवस्था करके रखना है। वातावरण अच्छा होना चाहिए स्कूल का। स्कूल में हर लोग एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, एक तरह से मित्रवत व्यवहार करें, ठीक। ऐसा नहीं लगे कि हाँ स्कूल में ना आकर के जेल में आ रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या हो सकता है। तो अगला है कि विशिष्ट बालकों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत किनको होती है, जो विशिष्ट बालक हैं, ठीक है। विशिष्ट बालक में होते हैं कि जो हैंडीकैप्ड हैं या जो मेंटली रिटार्डेड हैं या जो वंचित बालक हैं या फिर जो बहुत ओवर क्या हो सकते हैं, कह सकते हैं जीनियस बालक हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा क्या है, क्रिएटिव बालक हैं। तो ऐसे बालकों के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम इन्हीं को होती है। मान लीजिए आप अगर एक क्लास में आपकी पढ़ाने की पेस जो है, स्पीड जो है वो क्या है, आपने देख लिया कि कुछ बालक ऐसे हैं जो काफ़ी तेज़ हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, पाठ्यचर्या को लेकर के चल रहे हैं, उसी पेस से पढ़ा रहे हैं कि उस लेवल पे वो समझ सके। अब पता चला कि जो बच्चे ऐसे हैं जो जिनको 3-4 टाइम समझाने पे समझ में आता है, अब ऐसे बच्चे क्या होंगे, बेहतर ढंग से समझ नहीं पाएंगे एक बार में,
फिर वो क्या हो जाएंगे, वो आपके क्लास में आना नहीं चाहेंगे और फिर क्या हो जाएंगे, वो कुसमायोजित होने लगेंगे। ठीक है, तो उसके समायोजन पे ध्यान देने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप हर बच्चे के अकॉर्डिंग ही क्या करें, आप पढ़ाने की अपनी पेस रखें। आप क्लास में कोई भी चीज़ें हैं 2-3 बार रिपीट करना ज़रूरी हो जाता है, आप करिए। साथ ही साथ ऐसे टीचिंग मेथड्स का यूज करिए जो हर बच्चे के लिए एप्रोप्रिएट हो। ठीक है, विशिष्ट बालकों के अनुसार ही शिक्षण विधि व सामग्री का प्रयोग, ये आपको एज ए टीचर हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, आप कोई भी स्टैंडर्डाइज आप या मानकीकृत आप टूल्स या मानकीकृत आप मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको हमेशा क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना है। हर बच्चे के अकॉर्डिंग है शिक्षण विधि और शिक्षण जो सामग्रियां होती हैं उसका आपको प्रयोग करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हर बच्चे एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना है, व्यक्तिक विभिन्नता का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी होती है वो एक जैसी नहीं होती, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चों के अकॉर्डिंग ही हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, आप अपने मेथड्स का अप्लाई करेंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग क्लास को क्या करेंगे, संचालित करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये सब कुछ कह सकते हैं कि शिक्षक की भूमिका थी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है एज ए टीचर, जिससे कि बालकों में क्या हो, समायोजन की प्रक्रिया बेहतर हो सके, बालक क्या हो, कुसमायोजित होने से बचे। ठीक है, तो ये सब कुछ मेथड्स थे, ये सब कुछ तरीके हैं जिसको फॉलो करना है एज ए टीचर आपको क्लासरूम में। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। एडजस्टमेंट की जो भी क्लासेस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इस पे रिलेटेड जो भी अगला क्लास होगा वो क्वेश्चंस का होगा, हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जितने भी क्लासेज हो रही हैं उसके सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।